जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 के विज्ञान से चैप्टर 9 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं गणेश कुमार आज की इस वीडियो में क्लास 6 के विज्ञान से चैप्टर 9 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबों ने पिछला वीडियो में देखा होगा कि हमारे आसपास हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। उन परिवर्तनों को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे आसपास कुछ वैसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों को पुनः उनकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं दोनों परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के प्रकार, तो हमारे आसपास जितने तरह के परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंज। तो ये जो पहला है उत्क्रमणीय परिवर्तन, तो हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहेंगे? तो देखिए, कुछ परिवर्तन वैसे होते हैं जिनमें पदार्थों को उनकी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। उस तरह के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वैसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना। देखिए, जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ पिघलकर जल का निर्माण करता है। पुनः जल को ठंडा करके हम बर्फ बना सकते हैं, इसलिए बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर वैसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयला का जलना। जब कोयला जलता है तो कोयला जलने के बाद राख देता है। उस राख से हम पुनः कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयले का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में किस प्रकार बांट सकते हैं। तो उसके लिए आपके सामने एक चार्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चार्ट है, और इस चार्ट में पहला कॉलम जो है वह परिवर्तन का है और दूसरा कॉलम उत्क्रमणीय और तीसरा कॉलम है अनुत्क्रमणीय। मतलब आपको इसमें जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसे देखना है, ध्यान से उसे पढ़ना है और उस कथन को पढ़ने के बाद बताना है कि वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं पहला कथन है चावल के गाढ़े घोल से इडली बनना। तो भाई, चावल के गाढ़े घोल से जब इडली बनता है तो क्या हम इडली को पुनः चावल में परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इडली को हम पुनः चावल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो जब इडली को हम चावल में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब चावल के गाढ़े घोल से इडली का बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम क्या करेंगे? चावल के गाढ़े घोल से इडली बनना अनुत्क्रमणीय है, हम यहाँ पर टिक लगा दिए। अब देखिए, आप देख सकते हैं जो दूसरा परिवर्तन है वह है कागज से नाव बनाना। तो भाई, जब कागज से नाव बनता है तो कागज के नाव को हम अगर सीधा करना चाहेंगे तो फिर से हम कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो कागज से नाव बनाना उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, तो हम कहाँ टिक लगाएंगे? उत्क्रमणीय में। उसी प्रकार देखिए, तीसरा गीले कपड़े को सुखाना। तो गीले कपड़े को सुखाने के बाद अगर हम फिर से पानी डालेंगे तो हम उसे फिर से गीला कर सकते हैं। तो गीले कपड़े को सुखाना जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। अगला परिवर्तन है लकड़ी को जलाना। देखिए, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो जलाने के बाद राख और धुआं प्राप्त होता है। उस राख और धुआं से हम फिर से लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से लकड़ी को जलाना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है दूध से पनीर बनाना। तो जब दूध से पनीर बनता है तो फिर से हम पनीर से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दूध से पनीर बनना जो है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण हो गया। अनाज पीसकर आटा बनाना। आप सभी जानते होंगे कि गेहूं को पीस करके आटा बनता है या चावल को पीस करके चावल का आटा बनता है।
तो उन दोनों परिस्थितियों में ही हम आटा को फिर से अनाज में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो अनाज पीसकर आटा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो परिवर्तन होगा वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से है गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। तो जब गाय के गोबर से बायोगैस बनता है तो फिर से अगर हम चाहें कि उस बायोगैस को पुनः गोबर में परिवर्तित कर दें, यह संभव नहीं है। तो गाय के गोबर से बायोगैस के बनाने में जो परिवर्तन है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। अब कच्चे अंडे को उबालना। आप सभी ने कच्चा अंडा जरूर उबाला होगा। तो जब कच्चे अंडे को उबालते हैं तो हमें लगभग एक अर्ध ठोस अंडा प्राप्त हो जाता है। अगर हम चाहेंगे कि उबाले हुए अंडे को फिर से कच्चे अंडे में बदल दें तो वह संभव नहीं है। तो कच्चे अंडे को उबालने में जो परिवर्तन है वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं और उनमें से कुछ परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय है और कुछ परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय है। अब चलिए हम लोग इतने सारे परिवर्तन को देखें तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये सारे जो परिवर्तन है यह खुद ब खुद अपने आप होते हैं या इन परिवर्तनों को होने के लिए कोई ना कोई कारक होता है। कहने का मतलब है कि ये परिवर्तन अपने आप होते हैं या इन परिवर्तनों को बाहरी कारकों के द्वारा कराया जाता है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि इन परिवर्तनों का कारण क्या है, ये परिवर्तन क्यों होते हैं, परिवर्तन किन कारणों से होता है। तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं परिवर्तन किन कारणों से होता है। परिवर्तन होने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला, बल लगाकर वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। बल लगाकर या दाब लगाकर वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब आटे की लोई से रोटी बनाया जाता है तो आटे की लोई पर बल लगाते हैं जिससे उसके आकार में परिवर्तन होता है और वह गोलाकार से वृत्ताकार में बदल जाता है। तो हम बोल सकते हैं बल लगाकर के वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, गर्म करके वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि गर्म करने पर धातुओं में प्रसार होता है और धातुओं के इस गुण का उपयोग हम लोग बहुत सारे कार्यों में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गर्म करके वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलाकर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब दूध से दही बनाया जाता है तब दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा मिलाते हैं जिससे कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ मिलाकर भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो अब देखिए, इन सारे चीज़ों के वजह से परिवर्तन होता है। तो जिन कारणों से परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग परिवर्तन के कारक कहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बल लगाकर के वस्तु में परिवर्तन हुआ तो बल हो गया परिवर्तन का कारक। गर्म करके वस्तु में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ऊष्मा परिवर्तन का कारक हो गया। एक वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ मिलाकर परिवर्तन हो सकता है तो इसका मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिश्रित करना परिवर्तन का कारक हो गया। तो ये सब परिवर्तन के मुख्य कारक हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और परिवर्तन पर चर्चा करते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं लोहे के औजार में लकड़ी का हत्था लगाना। देखिए, लोहे के औजार में लकड़ी का हत्था हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोहे के कुछ औजार हैं। आपने देखा होगा कि लगभग अधिकांश लोहे के औजारों में बीच में एक वलय होता है जहाँ पर लकड़ी का हत्था लगाया जाता है और लोहे के औजार में वलय का जो आकार होता है वह लगाए जाने वाले लकड़ी के हत्थे के आकार से थोड़ा सा छोटा या लगभग उतना ही होता है। तो लकड़ी का हत्था लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के औजार को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, लोहे के औजार में प्रसार होता है और उसका जो वलय होता है जहाँ पर लकड़ी का हत्था लगाना होता है वह फैल जाता है। उसके बाद हम आसानी से लकड़ी का हत्था उसमें लगाते हैं और लगाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे कि लोहे में संकुचन होता है और वह सिकुड़ जाता है और वह लकड़ी के हत्थे को कसकर पकड़ लेता है और हम काफ़ी दिनों तक उस लकड़ी के औजार का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर जब लोहे का रिम कसना होता है तो लोहे का जो रिम होता है वह बैलगाड़ी के पहिए के परिधि से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, लोहे के रिम को आग में गर्म करते हैं। आग में गर्म करने से लोहे के रिम में प्रसार होता है। उसके बाद लकड़ी के पहिए को उस पर कस दिया जाता है और उसके बाद फिर से उस लोहे के रिम पर ठंडा पानी डालते हैं
तो ठंडा पानी डालने से लोहे के रिम में सिकुड़न होता है और वह लकड़ी के चक्के को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जकड़ लेता है। तो चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है टूटे हड्डी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना। आपने अक्सर देखा होगा कि टूटे हुए हड्डी के ऊपर इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर होता है, जब उसको पानी में घोलते हैं और घोलने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं तो वह ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से उसमें परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन का हम लोग अपने दैनिक जीवन में, मेडिकल साइंस में उपयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मोमबत्ती का जलना एवं मोमबत्ती का पिघलना। यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती जलने के समय एक साथ इसमें दो परिवर्तन होता है। एक तो मोमबत्ती का जलना और एक मोम का पिघलना। मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब देखिए मेरी स्क्रीन पर इसमें दो चित्र है। पहले चित्र में मोमबत्ती का जलना दिखाया गया है और दूसरे चित्र में मोमबत्ती का पिघलना दिखाया गया है। पहले चित्र में मोमबत्ती जल रही है। अब जैसे ही मोमबत्ती को हम बुझाते हैं तो आप देख सकते हैं उसके सामने जहाँ पर लो होती है वो सारा पिघला हुआ मोम मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको माप करके देखेंगे साइज में तो पहले मोमबत्ती थोड़ी सी लंबी होगी और जलने के बाद थोड़ी सी वह छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से मोमबत्ती का जलना जो है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि हम जले हुए मोमबत्ती से फिर से उतना मोमबत्ती प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना, तो मोम को पिघलने पर वह द्रव मोम में परिवर्तित हो जाती है और जब द्रव मोम को पुनः हम लोग ठंडा करते हैं तो हमें ठोस मोम मिल जाता है। तो मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोग सारांश के रूप में क्या कह सकते हैं कि पदार्थों को गर्म करके, बल लगाकर या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।